नमस्ते, क्या हाल चाल। क्या आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नीचे कमेंट में यस करिए अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। चलिए आज हम चैप्टर शुरू करेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। सो आपको पता है कि इन एनिमल्स और प्लांट्स का कंजर्वेशन जो है क्यों जरूरी है, क्या जरूरत है? अच्छा देखो, लिविंग ये क्या है? आपका अर्थ है और इस अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। सो कौन कौन से तीन ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं नीचे कमेंट में करिए। फर्स्ट है प्लांट, सेकेंड है एनिमल एंड थर्ड है ह्यूमंस, यानी कि आप और हम जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, है ना। तो देखिए, यानी कि ये फॉरेस्ट, जितनी भी फॉरेस्ट है सबकी स्पीशीज का क्या करना है? कंजर्वेशन करना है ना। स्पीशीज क्या होती है बेटा? सो स्पीशीज यानी कि एनिमल की जितनी भी वैरायटीज होती हैं, प्लांट की जितनी वैरायटीज होती हैं उसे हम स्पीशीज कहते हैं। इस साइंस के लैंग्वेज में उसे हम स्पीशीज कहते हैं, है ना। तो ये एनिमल्स का कंजर्वेशन करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या है? बारहसिंगा और एलिफेंट, है ना, सबका कंजर्वेशन करेंगे। उसके बेबीज का करेंगे, मदर्स का करेंगे, उसके ग्रैंड मदर्स का करेंगे, और यहाँ पर जो प्लांट्स दिख रहे हैं, है ना, इनका भी कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे समझो, आपकी जैसे कि आपकी जो फादर है ना, और ग्रैंडफादर हैं, तो उनने क्या किया? उनने भी तो अपनी अपनी स्पीशीज का कंजर्वेशन किया, यानी कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन को लेकर आना। आपके ग्रैंड पेरेंट्स आए, दादा दादी आए, उनने अपनी स्पीशीज को बढ़ाया, यानी कि आपके पेरेंट्स आए, आपके पेरेंट्स ने अपनी स्पीशीज को बढ़ाया, यानी कि आप आए। अब इसके बाद जो है आप अपनी स्पीशीज को बढ़ाओगे, है ना। तो ये स्पीशीज जो है इस अर्थ में क्या है? बनी रहें, इसीलिए इनका कंजर्वेशन जो है जरूरी है। सो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। हम जो है इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पर एक ओवरव्यू लेते हैं बेटा कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। सो डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, conservation of forest and wildlife, biosphere reserves, national park एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको पता है कि ये जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें क्या किया जाता है? यहाँ पर बेटा स्पीशीज का कंजर्वेशन किया जाता है। आप जाते हो ना, कहाँ जाती हो? नेशनल पार्क जाती हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमने जाती हो, आपको वहां पर क्या मिलेंगे? वहां पर आपको एनिमल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं वहां पर? एनिमल्स की स्पीशीज जो है देखने को मिलती है। तो इसीलिए तो यहाँ पर उसका कंजर्वेशन करेंगे, ऐसे खुले में थोड़ी ना करेंगे, नहीं तो पता चले सामने से लॉयन आ जाए, लियोपार्ड आ जाए, कितना रिस्की हो जाता है ना। सो इसीलिए इन एनिमल्स की स्पीशीज को कहां पर किया जाता है कंजर्वेशन? एक ऐसे एरिया में जहां पर उनके लिए नेचुरल इन्वायरमेंट मिले उन्हें, है ना, उन्हें प्योर ऑक्सीजन मिले, वाटर्स मिले, उनके लिए फूड मिले, है ना। तो फॉरेस्ट वाले एरिया में ही क्या किया जाता है? इन स्पीशीज का कंजर्वेशन करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये डिफॉरेस्टेशन है ना, कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से कौन कौन से डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं। इसी डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल लेवल पे, कहाँ? ये एक तो डोमेस्टिक और एक क्या है? ग्लोबल लेवल पे, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे भी कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं। देन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट, और ये तो हमने देख लिया है। आता है माइग्रेशन, रिफॉरेस्टेशन एंड रिसाइकिल। माइग्रेशन क्या होता है बेटा? माइग्रेशन यानी कि किसी एक जगह से अपने घर की ओर वापस चले जाना, है ना। मूव बैकवर्ड टू अवर होम, वो क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। सो ये देखो कितने सारे लोग माइग्रेशंस यानी कि अपने घर की ओर वापसी कर रहे हैं।
कैसे बेटा, जब कोविड आता है, नहीं सपोज जब इंटरनेशनल कोई वॉर होता है, तो जो लोग अमेरिका में बैठे रहते हैं, जो लोग रशिया में रहते हैं, तो वो लोग क्या है, अपने घरों की तरफ वापस आते हैं, तो वो चीज माइग्रेशन कहलाती है। रिफॉरेस्टेशन यानी कि बेटा पेड़ों को काट देना, दैट इज द रिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन है ना। रिफॉरेस्टेशन यानी कि वापस से प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, वो क्या कहलाता है, रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। क्यों बेटा, प्लांट से हमको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। प्लांट से हमारे पूरे वेजिटेबल्स आते हैं, पूरे क्रॉप्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, मेडिसिन्स आती हैं। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं, एयर पोल्यूशन को कम करते हैं, और तो और क्लाउड्स को बुलाते हैं रेनफॉल के लिए, है ना। और प्लांट जो है वाटर का कंजर्वेशन भी करते हैं। समझ में आ रहा है ना। वो पानी जो बारिश का पानी है, प्लांट अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। तो कितने बेनिफिट्स हैं प्लांट्स के, है ना। इसीलिए प्लांट्स का कंजर्वेशन जरूरी हो जाता है। देन आता है रिसाइकिल ऑफ पेपर। बेटा जितने भी यानी कि वेस्ट पेपर है, उन्हें क्या किया जाए, रिसाइकिल किया जाए, है ना। सो यहां पर पेपर का रिसाइकिल जो है करेंगे। चलिए इंट्रोडक्शन। फॉरेस्ट लैंड क्या होता है बेटा, फॉरेस्ट लैंड एक ऐसा एरिया जहां पर एनिमल्स की बहुत सारी स्पीशीज, वेराइटीज देखने को मिलती है, और उस एरिया में बहुत ज्यादा क्या हो, डेंसिटी हो। डेंसिटी यानी बहुत सारे पेड़ लगे हों, वो एरिया क्या कहलाता है, फॉरेस्ट कहलाता है ना। सो forest land is being sacrificed for massive development project that have been necessary part of urbanization and industrialization। बेटा दो वर्ड आ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो सबसे पहले इन वर्ड्स को आप समझो कि ये अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। जैसे कि किसी लैंड को, वहां पर क्या है, कोई फॉरेस्ट था, उस फॉरेस्ट को क्लीन करके वहां पर क्या किए जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन, शहर बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, इंडस्ट्रीज जो है वहां पर डेवलप हो रही हैं, है ना। तो ऐसे में फॉरेस्ट, जितने भी फॉरेस्ट थे उनको क्या कर दिया, क्लीन कर दिया बेटा, पूरे पेड़ काट दिए। अब पेड़ जब नहीं रहेंगे तो वाटर, जो रेनफॉल होता है, पेड़ क्या करते, ट्रीज क्या, ट्रीज कॉल क्लाउड्स फॉर रेनफॉल, है ना। बारिश नहीं होगी, ट्रीज रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम रेनफॉल। जब बारिश होती है तो ट्रीज क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर्स को रिचार्ज करते हैं, है ना। सेकेंड, ट्रीज एयर पोल्यूशन को क्या करते हैं, कम करते हैं। ट्रीज ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं, और भी ऐसे ना जाने कितने बेनिफिट्स हैं। तो इस अर्बनाइजेशन की वजह से और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फॉरेस्ट का एक ऐसा एरिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमंस के लिए, उसे काट दिया जाता है। Forests are also being used as source of raw material for paper, air and rayon mills। मैंने आपको पहले ही बताया कि फॉरेस्ट क्या है बेटा, फॉरेस्ट ना फॉरेस्ट से हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल मिलता है, मेडिसिन्स मिलती हैं, हमारे जितने भी क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स हैं, कहाँ से आते हैं, और जितने भी फाइबर्स आते हैं ये सारे फॉरेस्ट से ही आते हैं। तो फॉरेस्ट जो है वो क्या है, फॉरेस्ट से हमको क्या मिला, रॉ मटेरियल मिला, और क्या मिलता है, क्रॉप्स मिलती हैं बेटा जितने भी हैं। मेडिसिन हमको कहां से आती है, हमारी फॉरेस्ट से आती हैं। फाइबर मिलते हैं, है ना, फॉरेस्ट से फाइबर्स भी मिलते हैं। देन द कटिंग डाउन ऑफ ट्री इन द फॉरेस्ट इज नोन एज द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी कि क्या होता है,
डिफॉरेस्टेशन यानी कि कटिंग डाउन नंबर ऑफ ट्रीज, व्हाट, है ना, अर्बनाइजेशन और इन फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन, इन पेड़ों को क्यों काटा जा रहा है बेटा, बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, है ना, शहर, अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटी बनानी है ना, स्मार्ट सिटीज डेवलप करनी है वहां पे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो हैं वहां पर ओपन करनी है। तो इस वजह से क्या है, फॉरेस्ट को काट दो, है ना, डिफॉरेस्टेशन कर दो वहां पे। चलिए, डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन के डोमेस्टिक देखो, एक तो डोमेस्टिक यानी कि घरेलू लेवल पे, यानी कि इंडिया के अंदर पे इसके क्या सीक्वेंसेस होते हैं, कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस है, और एक तो ग्लोबल लेवल पे यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसको हम पढ़ेंगे। तो देखो, डिस्टर्बटेड रिवर फ्लो, बेटा पता है जब डिफॉरेस्टेशन, है ना, जब यानी कि डिस्ट्रप्टिव रिवर फ्लो, ट्रीज कॉल क्लाउड्स फॉर द रेनफॉल। ओके, जब ट्री ही नहीं है तो बारिश क्या होगी, नहीं होगी, और होगी तो प्रॉपर नहीं होगी, कहीं पर ज्यादा बारिश होगी और कहीं पर कम बारिश होगी। तो रिवर्स का जो फ्लो था वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड हो जाता है ना। सो डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज सॉइल इरोजन एंड डिक्रीज रेनफॉल, बोथ दीज फैक्टर इन टर्न अफेक्ट द फ्लो ऑफ द रिवर एंड पाथ टेकन बाय देम। देखो, सॉइल इरोजन क्या होता है, समझो इसे। सॉइल इरोजन क्या होता है, इस वर्ड को समझो। ये है बेटा ट्रीज, ओके, और ये है ट्री की रूट्स। रूट्स जो है कहां पर होती हैं, सॉइल में होती हैं। वैन, है ना, जब ट्री होगा तो ट्री की जो सॉइल्स होती है, ट्री की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को क्या करती हैं, पकड़ कर रखती हैं। क्या करती हैं, पकड़ कर रखती है। इट मीन्स रूट्स ऑफ द ट्री रूट्स होल्ड द सॉइल्स, ओके। और जब ये ट्री ही नहीं होगा तो ये सॉइल जो है ना, रिवर से हैवी रेनफॉल, किससे, हैवी रेनफॉल जब होगा तो है ना, जब ट्री ही नहीं होगा तो हैवी रेनफॉल से ये सॉइल जो है वो क्या हो जाएगा, इसका इरोजन हो जाएगा, यानी कि सॉइल ना बह जाएगी। इस चीज को क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। और इससे क्या होता है कि रिवर का जो फ्लो है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। देन फ्लूड, मैंने क्या बोला, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से यानी कि जब पेड़ ही नहीं होंगे तो इन सम प्लेसेस हैवी रेनफॉल, है ना, एंड द अदर प्लेसेस ड्रॉ लेस रेनफॉल। कहीं पर क्या होगा, ज्यादा बारिश होगी और कहीं पर कम बारिश होगी, समझो। क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या हुआ, ट्रीज जो हैं रेनफॉल को अब नहीं बुलाएंगे। क्या है, ट्रीज रेनफॉल जो है नहीं बुलाएंगे, यानी कि बारिश, इससे क्या होता है, रिवर फ्लो डिस्टर्ब होता है और कहीं पर क्या हो जाता है, हैवी रेनफॉल हो जाता है। क्या हो जाता है, हैवी रेनफॉल। जैसे कि कहां होता है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप देखोगे हमेशा होता है, क्यों, है ना, वहां पर क्या होता है, हमेशा हो जाता है। और यहां पर जो है लो रेनफॉल होगा। क्या होगा, जब लो रेनफॉल होगा तो वो प्लेसेस जो हैं क्या हो जाएंगे, सूखने लगेंगे, ड्रॉ, है ना।
यानी कि वहां सूखा पड़ जाएगा, जैसे कि राजस्थान है ना, राजस्थान एरिया में देखो ज्यादा बारिश नहीं होती वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पर ट्रीज ही नहीं है, कम ट्रीज हैं। तो समझो फ्लूड, डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इंक्रीज इंस्टेंस of flooding, there is the lack of trees that bind the soils। क्या यदि ट्रीज होते तो नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं वो क्या करते, बाइंड्स द सॉइल्स, मिट्टी को बांध कर रखते, एंड एब्जॉर्ब वाटर, बाइंड कर रखते प्लस वाटर को एब्जॉर्ब करते। The deposition of soil in river bed decrease the depth of the river, जिससे के कारण सॉइल का जो क्या हो रहा है, डिपोजिशन, यानी कि पूरी की अब ट्रीज ही नहीं है तो हेवी रेनफॉल में पूरी की पूरी सॉइल्स जो है वो क्या हो रही है, रिवर के साथ बह जाती है ना। और वही चीज जो है रिवर बेड डिक्रीज द डेप्थ ऑफ द रिवर, और रिवर के डेप्थ में वो क्या है, सॉइल्स पूरी क्या हो गई, चली गई। देन ड्रॉ, तो दिख रहा है यहाँ पे कि ये डायग्राम में देखो क्या हो गया, हैवी रेनफॉल हो गया यहाँ पे, क्या हो तो यहां पर दिख रहा है कि इस डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से, किससे, डिफॉरेस्टेशन यानी कि काट दो पूरे पेड़, किसके लिए, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, तो उसका लिए क्या हुआ यहाँ पे, रिवर फ्लो पहला पॉइंट डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा पॉइंट जो है बेटा क्या हो जाता है, फ्लूड आ जाता है, हेवी रेनफॉल हो जाता है। और वो हेवी रेनफॉल जो है क्या करता है कि जितने भी पेड़ की मिट्टी रहती, पेड़ नहीं होने से वो ट्रीज की जो जितनी भी सॉइल्स होती है, हेवी रेनफॉल होने से वो पूरी की पूरी सॉइल को अपने साथ बहा ले जाता है। और थर्ड आता है यहाँ पर क्या, ड्रॉ, डिफॉरेस्टेशन यानी कि वाटर डिफॉरेस्टेशन यानी कि ट्री की रूट्स जो थी वो क्या कर रही थी, सॉइल्स को बाइंड करके रख रही थी, वाटर का एब्जॉर्बेशन कर रही थी, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रही थी। अब जब ट्रीज ही नहीं होंगे तो यहां पर क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, सूखा पड़ जाता है। फ्यू ट्रीज मीन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। देखिए क्या है कि ट्रीज का काम क्या होता है, ट्रीज, यहां पर जो है ट्रीज का काम क्या होता है, ट्रीज जो है बोलता है CO2 दे दो, है ना, CO2 को क्या करता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। जब नंबर ऑफ प्लांट्स रहेंगे यानी कि वो क्या करेंगे, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और ज्यादा मोर एंड मोर ऑक्सीजन को रिलीज करेगा एनवायरनमेंट में। अब जब सम ट्रीज, फ्यू ट्रीज ही हैं तो वो क्या करेंगे, काम भी थोड़ा ही करेंगे, है ना। सो फ्यू ट्रीज मींस मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर पे बहुत सारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड दिस लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। और जब कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, तो इस वजह से क्या होगा, वहां पर ग्लोबल वार्मिंग की इशू जो है, प्रॉब्लम जो है क्रिएट यानी होने लगेगी। समझो ये आपका क्या है, एनवायरनमेंट, और इस एनवायरनमेंट में, है ना, इस एनवायरनमेंट में CO2 का लेवल क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि फ्यू ट्रीज ही हैं। अब फ्यू ट्रीज होने की वजह से यहां पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई, तो क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है उसका क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना। सो दैट इज इंक्रीज द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। देखते हो ना कि जैसे ही समर आता है तो टेम्परेचर 48 डिग्री जो है पहुंच जाता है, कहीं कहीं 49, और आने वाले ईयर्स में टेम्परेचर जो है और भी ज्यादा पहुंच जाएगा, है ना। सो दैट इज टर्न डिस्टर्ब द वाटर साइकिल ड्यू टू डिक्रीज रेनफॉल। और इस वजह से क्या होता है कि ट्रीज का जो वाटर साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो गया, बारिश नहीं होगी, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आने लगती हैं और रेनफॉल भी क्या है, धीरे धीरे कम होने लगता है। और कौन
से कॉन्सिक्वेंसेज हैं? तो प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन। बेटा फॉरेस्ट जहां पर बहुत सारी एनिमल की स्पीशीज होती थी, अब ना डिफॉरेस्टेशन होने से सारी स्पीशीज क्या हो गई हैं, कहीं ना कहीं चली गई हैं, बेघर हो गई हैं, है ना। यानी कि आपको पता है कि जो फॉरेस्ट है वो हैबिटेट होता है एनिमल्स का, है ना, यानी कि जंगल एनिमल्स का घर होता है। देखो यहाँ पर एनिमल्स, कितने सारे एनिमल्स जो हैं फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। Since forests produce habitat to many plant and animal and deforestation make these animal homeless, this is the main causes of the extinction। आया समझ में? यानी कि फॉरेस्ट था तो फॉरेस्ट में क्या थे, जैसे कि फॉरेस्ट भाई था, है ना, तो ये फॉरेस्ट में क्या क्या था, एनिमल्स के क्या थे, ये हैबिटेट था। एनिमल को फॉरेस्ट जो है क्या देता, हैबिटेट देता है, और वहीं पर प्लांट की क्या है, बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती है। अब फॉरेस्ट नहीं, क्लीन हो गया, काट दिया, तो ये एनिमल्स क्या हो गए, चले गए, बेघर हो गए वो, है ना। ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर प्लांट एंड एनिमल, यानी कि अब जो है लार्ज नंबर पे प्लांट्स और एनिमल्स का एक्सटेंशन हो गया, खत्म होते जा रहे हैं। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट डेवलपर्स। आपको पता है कि फॉरेस्ट में बहुत सारी ट्राइब्स रहती है ना। जो जड़ी बूटी जो आया था ना, जड़ी बूटी जो ऑयल आया था, वो किसने इन्वेंट किया, इतने लंबे लंबे बाल हो जाते थे, कितना एडवर्टाइजमेंट आया, उन्हीं ट्राइब्स ने किया। तो फॉरेस्ट में बहुत सारी ट्राइब्स पाई जाती हैं, जनजातियां इन्हें कहते हैं। जब फॉरेस्ट नहीं रहते तो इन ट्राइब्स का क्या हो जाता है, ड्वेलर्स हो जाते हैं, यानी कि बेचारे बेघर हो जाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में किसी तरीके से ये टेंट बना के अपना जीवन का गुजर बसर कर लेते हैं। वहां से जो है हमारे घरों में देखो झाड़ू आती है ना, सीक वाली झाड़ू आती, कौन बनाता है, यही लोग बनाते हैं, इन्हीं लकड़ियों से बनाते हैं। जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा, उनको रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा, है ना, वो वहां पे काम ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या है, ये भी चले जाते वहां से, बेघर हो गए। सो मेनी पर्सन ऑफ द होम फॉरेस्ट इज देयर ओनली होम आर ऑल्सो डिस्प्लेस्ड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये पीपल्स भी क्या हो गए, होमलेस हो गए। देन सिक्योरिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। भाई इतने लार्ज लेवल पे फॉरेस्ट को क्या है, काटा जा रहा था, तो अब इसके लिए यहाँ पर जो है टाइट सिक्योरिटी लाती, अब इंटर होती है, गवर्नमेंट आती है। Forestry in a forest also results in decrease in the production of large number of useful forest products। अच्छा ये बताओ, जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा, क्या फॉरेस्ट से हमें कितने सारे क्या मिल रहा था फॉरेस्ट से, नीचे कमेंट करके बताइए। रॉ मटेरियल, है ना, रॉ मटेरियल कहां से मिल रहा है, फॉरेस्ट से मिलता है। कौन कौन से, फाइबर्स है, जूट है, कितने प्रकार के होते हैं रॉ मटेरियल, है ना। वेजिटेबल्स पूरे कहां से आते हैं, क्रॉप्स दे रहा कितने प्रकार की, मेडिसिन दे रहा है फॉरेस्ट, और जो जड़ी बूटियां औषधियां कहां से आती हैं, फॉरेस्ट से ही तो आती है। जड़ी, है ना, बूटी, औषधि, और क्या क्या देता है, बहुत सारे फॉरेस्ट जो है ना प्रोडक्ट देता है। तो ये बताओ कि जब ये फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा, फॉरेस्ट में पेड़ ही नहीं रहेंगे, तो ट्रीज जो है हमको कौन से प्रोडक्ट देगा, इससे क्या मिलता है आपको, जो प्लांट डेड हो जाते हैं तो इनसे मिलता है हमको पेपर, वुड। ये वुड से कितना फर्नीचर बनता है ना। जब फॉरेस्ट क्लीन हो गए तो अब उससे भाई क्या लोगे, कुछ नहीं ले सकते, है ना। अब हम पढ़ेंगे बेटा ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। यानी कि अभी तो हमने देखा कि डोमेस्टिक यानी इंडिया के अंदर पे क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, अब हम पढ़ेंगे इसके ग्लोबल। तो पहला बेटा, डिफॉरेस्टेशन से हमेशा क्लाइमेट चेंज होता है। क्या होगा पहला चेंज, क्लाइमेट चेंज।
समझो, क्योंकि जो डिफॉरेस्टेशन ट्रीज है, ये जब बहुत सारे अर्थ पे क्या है, बहुत सारे ट्रीज रहेंगे, क्या रहेंगे, ट्रीज रहेंगे, तो बोलेगा ऑक्सीजन ले लो और CO2 हमको दे दो। रेनफॉल क्या कर रहा है ना, अच्छे ट्रीज क्या कर रहा है, क्लाउड्स को बुलाता है, बारिश को बुलाता है, अच्छी क्या होती है, रेनफॉल होती है कि नहीं होती है। जब रेनफॉल होता है तो टेम्परेचर कैसा हो जाता है, डाउन हो जाता है। टेम्परेचर कैसा होता है, डाउन हो गया, पानी भी मिल गया, टेम्परेचर भी डाउन हो गया, थोड़ी सी ठंडक आ जाती है ना। जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास जब बारिश होती है तो थोड़ी क्या होती है, ठंडक आ जाती है, प्लस टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। तो अब देखो, जब ट्रीज ही नहीं है, डिफॉरेस्टेशन, सारे पेड़ पौधे काट दिए, तो उसकी वजह से क्या है, क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या होगा, टेम्परेचर जो है अर्थ पे बढ़ने लगता है। फॉरेस्ट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द क्लाइमेट चेंज, है ना। क्लाइमेट, फॉरेस्ट जो है क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द समर आर बिकमिंग हॉटर, हमने क्या देखा, आज से बेटा बिफोर 30 इयर्स समर इतने हॉट नहीं होते थे, पर आज जो है समर में टेम्परेचर आपका कितना जाता है, 45, 46, नीचे आपके यहाँ कितना जाता है, नीचे कमेंट करके बताइए, 47, 48, है ना, इतना ज्यादा टेम्परेचर जाता है। बोलोगे मैम मेरे यहाँ तो AC है, बेटा AC तो एक रूम में काम करेगा, है ना, गेट के बाहर AC काम नहीं करता, जाना तो पड़ेगा आपको, सब जगह जाना पड़ता है। एंड रेनफॉल इन मेनी पार्ट्स इज डिफिशिएंट, है ना, यानी कि रेनफॉल जो है वो भी क्या है, अब धीरे धीरे कम होने लगा है। A shift is climate build is being felt all over the world as a result of deforestation। देखो यहाँ पे ट्रीज क्या है, कट गए, इन ट्रीज के कट होने से क्या होगा, CO2 का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। CO2 जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। जब CO2 बेटा एटमॉस्फेयर पे ज्यादा होती है तो टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और टेम्परेचर के बढ़ने से क्लाइमेट चेंज होता है ना। डिजर्टिफिकेशन, देखो डिफोरेस्टेशन से क्या हो गया, एक ऐसा एरिया, डिजर्टिफिकेशन, डिजर्ट में कन्वर्ट हो गया। जब प्लांट नहीं रहेंगे, क्या, जब प्लांट्स नहीं रहेंगे तो रेनफॉल भी, है ना, क्या रेनफॉल भी नहीं होगी। अंडरग्राउंड वाटर, ट्री की रूट्स क्या है, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर लेती थी, है ना। अब वो भी नहीं होगा, ओके, और क्या है, डिजर्ट बन जाएगा, वो एरिया क्या बन जाएगा, डिजर्ट बन जाएगा। सो डिफोरेस्टेशन एक्सपोज सॉइल एंड लीड सॉइल इरोजन, ड्यू टू दिस सॉइल बिकम लेस फर्टाइल। एक चीज मैंने आपको अभी जस्ट बताई थी बेटा कि सॉइल्स की जो ट्री की रूट्स होती हैं, क्या, जो ट्री की रूट्स हैं, ये क्या है, रूट्स हैं, तो ये ट्री की रूट्स जो हैं वो सॉइल को क्या करती हैं, बाइंड करके रखती हैं। क्या करती हैं, बाइंड। मैम समझ में नहीं आ रहा, समझाती हूं। एक काम करना, किसी दिन पेड़ को जमीन से उखाड़ना, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा। अगर वो प्लांट 1 ईयर ओल्ड भी हो गया, अगर 2 ईयर ओल्ड भी हो गया ना, तो आपको फोर्सफुली उसमें बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगा कि ट्रीज जो है कि रूट सॉइल को किस तरीके से बाइंड करने लगती है। दिस इज द लाइफ एग्जाम्पल, आप समझ जाओगे, है ना। बस कुछ नहीं, आपको ट्रीज को सॉइल से अलग करना है, तब समझ में आ जाएगा कि ट्रीज की जो सॉइल होती हैं वो रूट्स, ट्री की रूट्स किस तरीके से सॉइल को बाइंड करती हैं। दिस कैन लीड द फॉर्मेशन ऑफ द डेजर्ट। और अगर जब
क्या है भाई, ट्रीज नहीं होंगे तो वो एरिया कहाँ, डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन ओजोन लेयर डिप्लीशन, आपको पता है ओजोन डिप्लीशन क्या होता है? समझो बेटा, ये जो सनलाइट से जो रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, ओजोन लेयर जो है इसे हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि अगर ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो हमें ना स्किन का कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमें स्किन कैंसर होने की चांसेस जो हैं ज्यादा हैं। अब सोचो, जो हमें इन अल्ट्रावायलेट रेस, इतनी हार्मफुल रेस से हमें क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे ही खतरा आ गया है ना। और कैसे हुआ तो समझो, ये आपका अर्थ है। क्या है? अर्थ। इस अर्थ पे ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना बहुत ज्यादा आ गई हैं। कौन कौन सी होती है? तो CO2 आ गई है, नाइट्रोजन आ गई है, ओजोन आ गई है ना, और भी बहुत सारी गैसेस है। तो ग्रीन हाउस गैसेस का टेम्परेचर क्या है, अर्थ में बढ़ गया। अर्थ में जो है टेम्परेचर बढ़ने से ये क्या कर रही है, ओजोन लेयर जो है, इस जो ओजोन लेयर है अर्थ के ऊपर क्या है, एक ओजोन लेयर है, ये उसे ही धीरे धीरे क्या कर रही है, पतली कर रही है। क्या कर रही है? उसे डिप्लीशन यानी उसे कम कर रही है। उसकी इतनी जितनी मोटाई है ना, जैसे कि हम कितने मोटे होते हैं, अब क्या हो गए, हम पतले हो गए, यानी कि उसने उसे ओजोन लेयर जो थी उसे पतला कर दिया। भाई जो हमें दीवार के जैसा हमारे लिए खड़ा है सनलाइट से कि हमको स्किन कैंसर ना हो जाए, वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस ने ओजोन लेयर को ही क्या कर दिया, उसका डिप्लीशन कर दिया, है ना। तो सर्टेन ग्रीन हाउस गैसेस सच एज नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्यूमुलेट इन अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट होते थे, CO2 दे दो, ऑक्सीजन ले लो, ठीक है, एटमॉस्फेयर को क्लीन भी करते थे। अब फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्ट के नहीं होने से यहां पर जो है क्या है, अर्थ में बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस आ गए हैं। अमोनिया है, नाइट्रेट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, बहुत सारे आ गए हैं। क्यों आ गए? फॉरेस्ट के नहीं होने से, यानी कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से। दीज गैसेस कैन रिमूव ओजोन दैट फॉर्म अ पैसिव स्लाइड इन द फॉर्म ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सी लेयर है, ओजोन लेयर, उसका डिप्लीशन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? डिप्लीशन। चलिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब ना हमने डिफॉरेस्टेशन बहुत पढ़ लिया, अब हम कंजर्वेशन पढ़ेंगे मैम। इन एनिमल्स और प्लांट्स का कंजर्वेशन करेंगे। हाँ बिल्कुल, है ना, मैं आपके साथ हूँ, हम कंजर्वेशन करेंगे इनका। वाओ, कितने प्यारे प्यारे एनिमल्स हैं, दिख रहे हैं ना। दिस इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। चलिए, देख लिया ना, थोड़ा सा आप रीडिंग कर ली जाए। The protection, preservation, managing of wildlife, national resources such as forest, soil, water, known as conservation. अब हम क्या कर रहे हैं, सबका कंजर्वेशन करेंगे। किस किस? वाटर का। किसका? वाटर का भी करना है भाई। क्यों? क्योंकि सॉइल का करेंगे तो वाटर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि सॉइल तो क्या करती है, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देती है। प्लस फॉरेस्ट का, ठीक है, फॉरेस्ट का अगर हम कंजर्वेशन करेंगे तो वहां पर एनिमल्स भी रहेंगे, प्लांट्स भी रहेंगे, है ना। सो इन सभी का अब हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे। दिस वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉमनली रिफर्ड टू द बायोडाइवर्सिटी। एक वर्ड आता है बेटा, बायोडाइवर्सिटी। क्या आ रहा है आपके सामने, एक वर्ड है बायोडाइवर्सिटी। तो क्या मीनिंग होता है इस बायोडाइवर्सिटी की, जरा मुझे समझाना बेटा। बायोडाइवर्सिटी पहले तो मैं लिखती हूं, है ना। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ में क्या है, को एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं? को एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या है? अर्थ सरफेस है। इस अर्थ सरफेस पे क्या है, एनिमल्स, जितनी भी एनिमल की स्पीशीज है सारे, है ना, प्लांट्स की स्पीशीज
और ह्यूमंस की स्पीशीज सारे जो हैं क्या कर रहे हैं, इसमें को एग्जिस्ट करते हैं, है ना, यानी कि मिलजुल कर रहते हैं। वो चीज क्या कहलाती, बायोडाइवर्सिटी। इट मीन्स बायोडाइवर्सिटी, इट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ सच एज ह्यूमंस, बर्ड्स, एनिमल, प्लांट एक्सेट्रा। चलिए, अभी क्या है, बायोडाइवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा फूड चेन में। आप बोलोगे कैसे, फूड चेन क्या होता है? अच्छा ये बताओ, आपको तो खाना मिल गया, इनको कौन देने जाएगा? इतने सारे एनिमल्स हैं, इनका खाना, इनको खाना, इनकी तो कौन देगा इनको खाना? आप और हम थोड़ी ना देने जाएंगे, है ना। हमें तो पता भी नहीं है कि ये सारे एनिमल फॉरेस्ट में रहते कहाँ हैं। चलिए तो पढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी इट्स प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन पकड़ो, फूड चेन पढ़ेंगे बेटा, बहुत मजा आएगा। यानी कि समझो, ये वाली जो स्पीशीज हैं कौन कौन है, रैबिट है, माउस है, और ये छोटे छोटे जो है इंसेक्ट्स वगैरह हैं। क्या खा रहे हैं ये? ग्रास को खाते हैं। किसको खाते हैं? ग्रास। जी हाँ मैम, ग्रास खाते हैं। हाँ भाई बिल्कुल ग्रास खाते हैं, है ना। ये लोग क्या खा रहे हैं? ग्रास खाते हैं। अब रैबिट और माउस को किसने खाया? फोक बैठा है यहाँ पे। कौन बैठा है? फोक। आउल ने किसको खा लिया? माउस को खा लिया, है ना। और ये फ्रॉग जो है, फ्रॉग ने किसको खा लिया? इस इंसेक्ट्स को खा लिया। बर्ड्स ने किसको खा लिया? इस इंसेक्ट्स को खा लिया। तो क्या समझ में आया कि ये जो एनिमल्स की लाइन है, इसने अपने नीचे वालों को खा लिया। क्या कर लिया? अपने नीचे वालों को खा लिया। अब टॉप पर कौन बैठा है? ईगल। ईगल किसको खाता है? स्नेक को खा लेता है। ईगल क्या करता है? स्नेक खा लेता है। खा लेता है मैम? हाँ खा लेता है। ईगल क्या करता है? स्नेक को खा लेता है। स्नेक ने किसको खाया था? बर्ड को। बर्ड ने किसको खाया? इंसेक्ट को। इंसेक्ट ने क्या खाया? ग्रास, ग्रीन प्लांट। ठीक है। अब ईगल को कौन खाएगा मैम? आपने बताया नहीं। यस, ईगल को खाएगा टाइगर। कौन खाएगा? टाइगर। यानी कि बड़े से छोटे, है ना, एक दूसरे को खाते चले आ रहे हैं। तो यही चीज क्या कहलाती है? फूड चेन। ये एक दूसरे के लिए क्या है? खाना है। क्या है? खाना है। ठीक है। देन इट हेल्प मेंटेन द It helps to maintain the ecological balance of ecosystem। और ये जो फूड चेन है, फूड वेब है, वो क्या करती है? एक इकोसिस्टम जो है वो क्या करती है? बैलेंस करके रखती है। यानी कि ये जो अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस पे एक क्या है? इस अर्थ सरफेस पे एक क्या कर रही है? इकोसिस्टम को मेंटेन करके रख रही है। किसके थ्रू? फूड चेन के थ्रू। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेटिंग अप बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब क्या करती है? जो इंडिया गवर्नमेंट है वो जगह जगह क्या करती है? बायोस्फीयर रिजर्व बना देती है, नेशनल पार्क बनाती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाती है। क्यों? क्योंकि इतने सारे एनिमल्स की स्पीशीज का कंजर्वेशन जो करना है। चलिए ये देखो, इंडिया गवर्नमेंट आ गई। सबसे पहले इंडिया गवर्नमेंट जो है बायोस्फीयर, 4 बायोस्फीयर रिजर्व बनाती है। कितने बायोस्फीयर रिजर्व? 4। सबसे पहले आपको दिख रहा है ये वाला, ये कौन सा है? क्या बोलते हैं इसे? बताओ क्या है ये? वेस्टर्न इंडिया। क्या? वेस्टर्न इंडिया, है ना। ये पूरा इंडिया जो है ये वेस्टर्न पार्ट, साउथ का, साउथ वेस्टर्न इंडिया। एक सेकेंड पार्ट जो है ये हिमालय। कहां पे? हिमालय। थर्ड पार्ट जो दिख रहा है आपको इंडो बर्मा। ये देखो स्लाइड में दिख रहा है। थर्ड पार्ट आपको क्या दिख रहा है? ये हो गया इंडो बर्मा, ये हो गया हिमालय, ये सेकेंड है ना, ये सेकेंड पार्ट, ये जो है थर्ड पार्ट, और ये क्या है? सनलैंड। कहाँ है सनलैंड? है ना, नीचे होगा। वेस्टर्न घाट, इसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। तो 4 बायोस्फीयर रिजर्व जो है अपनी इंडिया बनाती है।
Biodiversity hotspot is a region with a high concentration of endemic species that is also expressing significant habitat loss. पता है ये जो 4 बायोडाइवर्सिटीज है जो इंडिया में पाई गई हैं, यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज क्या है कि वैरायटीज देखने को मिलती है, हाई है ना, मतलब ये जो है हॉटस्पॉट एरिया माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है, एक हॉटस्पॉट एरिया माना जाता है, दैट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, यानी कि बहुत सारी स्पीशीज की वैरायटीज जो है इस एरिया में देखने को मिलती है। Then Biosphere Reserve is an interactive conservation design given by the UNESCO. आपको पता है ये यूनेस्को जो है इट इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल, यस इंटरनेशनल, यानी कि देखो जैसे कि एक तो इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन है, पर ये जो ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, यूनेस्को। अंडर इट्स प्रोग्राम एंड मैन द बायोस्फीयर, यानी कि क्या करता है ये यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए क्या करता है, प्रोग्राम करता है, प्रोग्राम प्लान करता है, प्रोजेक्ट्स बनाता है ना, कि इन स्पीशीज का जो है कंजर्व किया जा सके। अब क्या करती है इंडिया जो है, नेशनल पार्क बनाती है। पहले बायोस्फीयर रिजर्व बनाती है, उसके बाद नेशनल पार्क बनते हैं, फिर आते हैं क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए, तो इंडिया में जब नेशनल पार्क इज अ रिजर्व ऑफ लैंड यूजुअली डिक्लेयर्ड ओन्ड बाय अ नेशनल गवर्नमेंट। अच्छा, ये जो नेशनल पार्क बनाए गए हैं, हु क्रिएटेड दिस नेशनल पार्क, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या करती है, नेशनल पार्क जो है डिक्लेयर करती है कि इंडिया में भी नेशनल पार्क जो है बनेगा, है ना। इट्स प्रोजेक्टेड फॉर मोस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट वर्क्स एंड पॉल्यूशन, नेशनल पार्क बीइंग प्रोटेक्शन एंड हेल्प कंजर्वेशन ऑफ endangered species of animal as well as plant, यानी कि जो स्पीशीज क्या है, इंडेंजर्ड इंडेंजर्स कंडीशन में, वर्स्ट कंडीशन में है, खत्म होने वाली है, नेशनल पार्क डिक्लेयर किए जाते हैं वहां पर, और उन स्पीशीज का कंजर्वेशन जो है किया जाता है। सो सबसे पहला जो पार्क इंडिया में बनाया जाता है 1933 को, कब, 1933 में काजीरंगा नेशनल पार्क, है ना। 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेट राइनासोर्स पॉपुलेशन, यहां पर पता है सबसे ज्यादा राइनासोर की क्या मिलती है, पॉपुलेशन मिलती है। आपको क्या मिलती है यहाँ पे, सबसे ज्यादा राइनासोर की पॉपुलेशन जो है देखने को मिलती है। ये देखो काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, असम में है। अगर इंडिया की लोकेशन में देखे बेटा तो ये है यहाँ पे असम, क्या है, असम, है ना। तो ये असम में काजीरंगा नेशनल पार्क जो है इंडिया बनाती है, और वहां पर सबसे ज्यादा राइनासोर की पॉपुलेशन जो है देखने को मिलती है। द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज द नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क विच आर एस्टैब्लिश इन 1974, यानी कि अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें कि सबसे लार्जेस्ट है ना, मोस्ट लार्जेस्ट नेशनल पार्क, सो इट इज ग्रीनलैंड। कहां पर है, ग्रीनलैंड नेशनल पार्क जो है एस्टैब्लिश किया गया है। चलिए, अब देखेंगे कि यहां पर जो है हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर वाज डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व इन द 2006, यानी कि 2006 के आसपास टाइगर्स की पॉपुलेशंस बहुत ज्यादा है। क्या, 2006 में टाइगर पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा देखने को मिली, इस वजह से नेशनल पार्क जो है डिक्लेयर कर दिया गया, टाइगर रिजर्व, है ना, टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया उसे। फिर आता है बांदीपुर नेशनल पार्क, वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट नोन प्रोटेक्टेड एरिया एंड इट इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर द प्रोजेक्ट टाइगर लोकेटेड इन कर्नाटका इन साउथ इंडिया। ओके, चलिए, तो साउथ इंडिया कहां पे पड़ता है बेटा,
नीचे कमेंट करके बताइए, है ना। ये वाला एरिया देखो, ये एरिया तो क्या हो गया, नॉर्थ इंडिया। ये जो एरिया है ये साउथ इंडिया। ये जो एरिया है ईस्ट इंडिया। और ये जो इंडिया है वेस्ट इंडिया, है ना। तो यहाँ पर कर्नाटका है, क्या है, कर्नाटका। तो यहाँ पर बांदीपुर नेशनल पार्क जो है डिक्लेयर किया जाता है ना। और ये नेशनल पार्क जो है इंडिया का बेस्ट नोन प्रोटेक्टेड एरिया है, किसके लिए, एनिमल्स के लिए, एनिमल की स्पीशीज के लिए, है ना। इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर द प्रोजेक्ट टाइगर। क्या, यहाँ पर 2006 में एक प्रोजेक्ट, क्या है, 2006 में इस कर्नाटक में 2006 में एक प्रोजेक्ट टाइगर जो है लॉन्च किया जाता है, जिसके कारण से, क्यों, क्योंकि वहां पर टाइगर की पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा थी, डेंसिटी थी वहां पे, है ना। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चलिए पहले बताइए मुझे कि सबसे पहले गवर्नमेंट जो है क्या बनाती है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाती है। सेकेंड क्या बनाती है, नेशनल पार्क बनते हैं, है ना। थर्ड क्या बनता है, तो फिर आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे भी एनिमल और स्पीशीज का क्या है, कंजर्वेशन करेंगे। पर जो नेशनल एरिया होते, नेशनल पार्क होते हैं, वो बेटा लार्जेस्ट लेवल पे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। चलिए, सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट प्रोवाइड प्रोजेक्शंस एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन फॉर वाइल्ड लाइफ एनिमल। hunting, killing and capturing of animal is prohibited in such area. Yes, आपको पता है, यानी कि अब यहाँ पर जो है किसी भी एनिमल की हंटिंग, किलिंग और पोचिंग नहीं की जाएगी। क्यों, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड एरिया, प्रोहिबिटेड यानी कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। क्या है ये, रिस्ट्रिक्टेड, क्या, रिस्ट्रिक्टेड, है ना, मनाही, क्या, मनाही। आप वहां पर किसी भी एनिमल को खचाक 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 शूट नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, है ना, बैन है वहां पे, क्या है, बैन है। क्यों, क्योंकि इनका कंजर्वेशन जो करना है, इसीलिए। जायकवाड़ी बर्ड सेंचुरीज इज सूटेड इन औरंगाबाद एंड अहमदनगर इन द मराठा रीजन ऑफ द महाराष्ट्र, है ना। यानी कि समझो जायकवाड़ी कहाँ पे है, देखो हमने एक तो देखा, एक क्या देखा हमने कि कौन सा, बांदीपुर कर्नाटक में था। अब महाराष्ट्र यहीं पे आता है, पहले आता महाराष्ट्र और फिर आता है कर्नाटक, है ना। तो यहाँ महाराष्ट्र में कौन कौन सा मिलता है, एक तो मिलेगा जायकवाड़ी, कौन सा, जायकवाड़ी सेंचुरी, कौन सी, ये जायकवाड़ी सेंचुरी जो है कहाँ मिलेगी, महाराष्ट्र में, ठीक है। और एक कौन सी है, औरंगाबाद एंड अहमदनगर, ये भी क्या है, यहीं पर है। सिंपल, एनिमल स्पीशीज का कंजर्वेशन करना है। सो आ रही है नींद, मजा आ रहा है पढ़ के, क्या आ रहा है बताना जरा नीचे कमेंट करके। चलिए, बहुत बोर हो जाते हैं मैम पढ़ते पढ़ते, अरे इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है और यहाँ बोर हो रहे हैं। ये सोचो कि सारी जो चीजें आपके लिए विजुअलाइज तरीके से बनाया गया है। बोर तो तब होते हैं ना जब बुक्स पढ़ते हैं, रीड करते हैं, समझ में नहीं आता है ना। यहाँ तो आपको हर एक लाइन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है विथ डायग्राम, है ना, तो पढ़ो। चलिए, दीज आर अबाउट कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 453। कैसे याद करें, अरे भैया बीच में बैठा दिया, है ना, ऐसे चलो, याद नहीं होता ना, तो कैसे चलो, 3 4 5 उल्टा चलो, ठीक है, हो गया ना, हाँ ऐसे ही होगा, है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया एंड दिस एम्स टू प्रोटेक्ट हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल सो दे कैन लिव सेफली विदाउट एनी हार्मफुल ह्यूमन इंटरवेंशन। यस, क्या, जो भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, है ना, क्यों, क्योंकि ह्यूमंस क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं वहाँ पे जाके, क्या उनको मार देते हैं, है ना। तो अपने शौक के लिए, बंदूक चलाने के लिए उन्हें मार देते हैं, तो इसी से बचा, इसी के लिए जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है बनाई जाती है, जिससे कि जो भी क्या है हैबिटेट है, इसका जो मेन एम क्या है, एम ये है कि जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं
उनके हैबिटेट को क्या किया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए, उन्हें क्या दिया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए। यस, है ना। जैसे हमारा घर क्या है, हमारे लिए हैबिटेट है, हम अपने घरों में रहते हैं, वी आर सिक्योर इन अवर हाउस, नो वन कैन, है ना, स्ट्रेंजर जो है, स्ट्रेंजर और नो वन कैन इंटर इन अवर हाउस, है ना। सो 45 मेजर स्पीशीज बिलोंग टू बर्ड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन। आपको पता है कि माइग्रेशन यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस चले जाना, तो यहाँ पर जो है 45 बर्ड्स की कितनी इंटरनेशनल माइग्रेशन, बर्ड्स की 45 स्पीशीज का माइग्रेशन हो चुका है ना। और ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये पूरा वाइल्ड लाइफ टाइगर, है ना। चलिए, 200 species of birds in their area include more than 70 species of majority birds out of these। ये बोलता है यहाँ पे कि दिस लाइन की आउट ऑफ 200 में से 70 बर्ड्स स्पीशीज का क्या हो गया है, माइग्रेशन हो गया है। क्या हो गया है, माइग्रेशन, यानी कि वो अपने प्लेस को छोड़कर किसी दूसरे जगह पर चली गई हैं। देन गाहिर माथा टर्टल, टर्टल यानी कछुआ, है ना, सेंचुरी इन उड़ीसा इन द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर गेंट ऑलिव Ridley turtle, they travel all the way from the Pacific Ocean to mate and lay their area। यानी कि गाहिर माता कहाँ पे है, गाहिर माता टर्टल, है ना, गाहिर माता सेंचुरी, समझो गाहिर माता सेंचुरी जो है वो कहाँ पर है, कहाँ दिख रही है आपको, उड़ीसा में दिख रही है। कहाँ पे दिख रही है, उड़ीसा। ये गुजरात की बॉर्डर है, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है कर्नाटक, फिर आता है केरल, यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु, इसके ऊपर क्या आता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और यहाँ आता है क्या, उड़ीसा। तो यहाँ उड़ीसा में क्या है, गाहिर माता सेंचुरीज। ये गाहिर माता सेंचुरीज में क्या है, टर्टल है, क्या है, टर्टल। और यहाँ नीचे जो है क्या लगा है, पैसिफिक ओशियन, क्या है, पैसिफिक ओशियन। तो ये जो ऑलिव, यहाँ पर टर्टल की कौन सी स्पीशीज आती है इस पैसिफिक ओशियन पे, यहाँ पर जो है ऑलिव रिडले, टर्टल की कौन सी स्पीशीज है, ऑलिव रिडले, जो वहां से यहाँ चलकर आती है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा पर वीडियो को जो है थोड़ा सा रिपीट करिएगा, है ना, रिपीट करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए चलिए, फ्लोरा और फोना। सो फ्लोरा मीन्स बेटा एनिमल लाइफ, फ्लोरा मीन्स एनिमल लाइफ। फ्लोरा को क्या बोलते हैं हम, एनिमल, और फोना को क्या बोलते हैं, प्लांट लाइफ। क्या बोलते हैं इसे, प्लांट लाइफ। सो all the naturally occurring or indigenous animal life in an area, यानी किसी एरिया पे जहां पर क्या एनिमल लाइफ जो है क्या है, नेचुरली होती है, उसे क्या बोलते हैं, फ्लोरा। और फोना, इट मीन्स ऑल द नेचुरली occurring और indigenous plant life in an area, यानी कि नेचुरली किसी एरिया में जब प्लांट लाइफ एग्जिस्ट करती है, that is called the fauna, है ना। so this is the fauna और this is the flora life, है ना, नेचुरली। देखिए, एक तो नेशनल पार्क हम कंजर्वेशन के लिए बना रहे हैं, उनका प्रोटेक्शन करना है, उन्हें कोई किलिंग और हंटिंग ना कर सके, पर जब वो नेचुरली क्या है वहां पर एग्जिस्ट करते हो तब वही चीज फ्लोरा और फोना कहलाती है। रेड डेटा बुक, क्या होता है रेड डेटा बुक, दिख रहा है ना, रेड कलर की बुक मैम, रेड डेटा बुक कहलाता है। हाँ हाँ, दिख रही है कि रेड डेटा बुक रेड कलर की है। समझो, बुक, बुक यानी किसी चीज का रिकॉर्ड, किसका रिकॉर्ड, जो चीज रेड हो, जो चीज खतरे में हो। रेड साइन क्या क्यों होता है, रेड साइन इसीलिए होता है कि जो चीज खतरे में है उसे, उसके डेटा को इस बुक में क्या करो,
नोट करो, है ना? यस करेक्ट, रेड डेटा बुक। सो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, है ना मैम? सारे ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल है। हाँ भाई, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल लेवल पे एक्शन लेती है ना? तो इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। समझो, इंटरनेशनल फॉर द यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्या कर रही है? नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उन सब का क्या कर रही है? कंजर्वेशन कर रही है। क्या? सारे नेचुरल रिसोर्सेज ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? समझो, ये IUCN ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है उसका कंजर्वेशन कर रही है। क्या कर रही है? कंजर्व करेगी उसे। ठीक है। देन इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट whose continuous एक्सटेंडिंग इज गेटिंग थ्रेटेंड। थ्रेटेंड यानी बेटा कि गायब हो जाना, छू मंतर, गायब हो गए, है ना? यानी कि अब वो स्पीशीज क्या है? खत्म होने वाली हैं। क्या है? खत्म हो रही। जैसे कि बर्ड्स, चिड़िया नहीं दिखती अब, है ना? पहले 4 बजे आवाज आती थी ची, अब आवाज नहीं आती। यानी कि ऐसे प्लांट और एनिमल की स्पीशीज जो अब खत्म हो रही है, उन्हें जो है इस रेड डेटा बुक में क्या किया जाएगा? लिस्ट, नोट किया जाता है ना? और ये इसका सिंबल है। उन्हें, उन स्पीशीज को इस बुक्स में क्या कर लिया जाता है? नोट कर लिया जाता है। देन the vulnerable species are those that face high risk of extinction in the medium term। बेटा vulnerable यानी समझो कि ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो कि हाई रिस्क में है, यानी अब वो जल्द खत्म होने वाली है, जल्द फिनिश होने वाली है, जल्द मरने वाली है ना? उन स्पीशीज का प्रोटेक्शन किया जाता है। क्या? उन स्पीशीज का प्रोटेक्शन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो क्या क्या है? चीता, गौर, लायन, है ना, बियर आर सम ऑफ द वल्नरेबल स्पीशीज, है ना? ये चीता, ये सारी स्पीशीज क्या है? वल्नरेबल स्पीशीज है। इसीलिए इन सारी स्पीशीज का कंजर्वेशन करेंगे। क्या करेंगे? कंजर्वेशन, है ना? सो नीचे कमेंट करके बताओ कि उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? IUCN, है ना? ये क्या करती है? इस रेड डेटा बुक में क्या करती है? इन स्पीशीज को नोट कर लेती है। क्या करती है? नोट कर लेती है। एंडेमिक स्पीशीज, तो क्या होता है एंडेमिक स्पीशीज? बेटा ऐसी स्पीशीज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है। ये कैसा कॉन्सेप्ट है मैम? चलिए समझाते हैं, है ना? बेटा जैसे आप जो है इंडिया के जिस भी शहर में रहते हो, जिस गली में रहते हो, वो आपका एक जियोग्राफिकल एरिया है जहां पर आप और आपकी फैमिली जो है रहती है ना? तो सेम वैसे ही यहाँ पर ऐसी स्पीशीज जो किसी क्या है जियोग्राफिक एरिया में क्या करती है? उसका प्लेस है, वो एरिया जो है वो क्या कहलाती है? एंडेमिक स्पीशीज कहलाती है। समझिए, they are the plants and animals that are found only in the specific geographical area and nowhere else in the world। यानी कि ऐसी स्पीशीज बेटा कुछ भी हो सकती है, वो प्लांट्स की भी हो सकती है, वो एनिमल्स की भी हो सकती है। तो ऐसी स्पीशीज जो कि किसी वर्ल्ड के किसी जियोग्राफिकल एरिया में रहती है, वो स्पीशीज क्या कहलाती है? एंडेमिक स्पीशीज उसे कहते हैं, है ना? देन दे हैव अडॉप्टेड टू द यूनिक कंडीशन ऑफ देयर होम। यस, हमारे पास भी क्या एक यूनिक कंडीशन है, एडॉप्टेशंस की क्या है? एक कंडीशन होती है, एंड विच कैन मेक द वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन इन देयर एनवायरमेंट
इज थ्रेटेंडेड। तो बेटा आप कुछ वर्ड को समझो, यहाँ वल्नरेबल मीन्स समझो पहले कि जो चीज ऐसी स्पीशीज जो कि फिजिकली और मेंटली क्या है, वीक है। तो ये बताओ कि अगर कोई चीज फिजिकली और मेंटली जब वीक होती है तो वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है ना, यानी कि अब वो गायब हो जाएगी, यानी उसका क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्शन, है ना, इन द इन्वायरमेंट से वो इजिली क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इट्स थ्रेटेंडेड, यानी कि अब जो है वो चीज शिकार हो चुकी है ना। तो देखो जैसे कि सपोज कोई डॉग है, तो वो डॉग क्या है, मेंटली क्या है, फिजिकली वो डिस्टर्ब हो चुका है, तो वो इजीली क्या है, वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसी कुछ स्पीशीज इंडिया में है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो क्या है कि एशियाटिक लायन कहाँ पे मिलता है, ये एक एंडेमिक स्पीशीज है जो कि आपको कहाँ मिलता है बेटा, गिर फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया के गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लायन जो है देखने को मिलता है। तो सबसे पहले समझो, देखो यहाँ पर कुछ स्पीशीज है, मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, है ना, ये मंकी है, ये बर्ड है ना, एंड ये सारी स्पीशीज जो है किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। एंड ये जो एशियाटिक लायन है ये कहाँ मिलता है, इंडिया के हमें गिर फॉरेस्ट में मिलता है, और जो कि कहाँ पर है, ये गिर फॉरेस्ट गुजरात में है। ऐसे ही लेमुर कहाँ मिलेगा, मेडागास्कर, सिर्फ और सिर्फ आपको ये मेडागास्कर में ही देखने को मिलता है। इसे हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देन ये जो संगई डीर है, ये है ना, कहाँ मिलेगा आपको, कीबल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर। चलिए इसे हम डायग्राम में देखेंगे। ये देखिए यहां पर ये गुजरात में क्या मिलता है, गिर नेशनल पार्क, है ना, क्या यहां पर मिलता है बेटा आपको एशियाटिक लायन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एशियाटिक लायन। वहीं मेडागास्कर में आपको लेमुर की स्पीशीज देखने को मिलेगी, और वहीं केबल लामजाओ नेशनल पार्क में हमने क्या देखा, डीर देखा। कौन सा डीर, कौन सा हिरन, ये संगाई डीर। कहाँ मिला आपको, मणिपुर के जो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, है ना। तो जब कभी भी ऐसे जियोग्राफिकल चीजों को पढ़ते हो आप, तो आपको उस कॉन्सेप्ट को मैप के थ्रू समझने की कोशिश करना है ना, जिससे कि वो आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए, एक्सटेंशन ऑफ एंडेमिक स्पीशीज एज मेनी कॉजेस। अच्छा, ये स्पीशीज जो हैं किसी जियोग्राफिकल एरिया से ऐसी कुछ स्पीशीज क्या हो रही हैं, गायब हो रही हैं, एक्सटेंशन यानी विलुप्त हो जाना, खत्म हो जा रही हैं। तो क्या क्या कॉजेज है उसके, लॉस ऑफ हैबिटेट, क्या है, लॉसेस ऑफ हैबिटेट, इसका एक बड़ा कारण है। देन देखिए, लॉसेस ऑफ हैबिटेट, अगर ये क्या है, इसका डिफॉरेस्टेशन क्या कर दिया गया, क्या कर दिया गया है, डिफॉरेस्टेशन कर दिया। बेटा जब पेड़ ही काट दिए, क्यों पेड़ काट दिए, है ना, क्योंकि फॉरेस्ट जो है एक शेल्टर देता है ना, शेल्टर देता है, हैबिटेट होता है किसका, एनिमल्स का, प्लांट्स का। अब जब वही नहीं रहे तो वहां पर क्या हो गया, लॉसेस ऑफ हैबिटेट, यानी स्पीशीज वहां से अब क्या हो गई हैं, खत्म होने लगी हैं। सो हैबिटेट लॉसेस में अक्रॉस ड्यू टू पॉल्यूशन एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ अ हैबिटेट। क्यों, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है ना, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है जिसके कारण से क्या, वहां पे अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण हो रहा है, नई नई सिटीज को डेवलप किया जा रहा है। देखो यहाँ ट्रीज काट दिया, ट्रीज काट देंगे तो जितने भी एनिमल्स होते बेटा वो क्या हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, है ना। अब यहाँ से उनको इन फॉरेस्ट से कितना ऑक्सीजन भी मिल रही है, वो अपना साथ में सब मिलकर रहते हैं, भोजन पानी करते हैं। जब फॉरेस्ट खत्म हो गए तो वो यहाँ वहां जाने लगे, है ना। देन अभी ना हम ओवर एक्सप्लोनेशन, क्या होता है बेटा, अति से ज्यादा क्या कर दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, यानी फास्टर एंड फास्टर, है ना, इतनी ज्यादा फास्टर जो है डिफॉरेस्टेशन कर दिया जिससे चीजें क्या है, खत्म होने लगी। सो द डेफिनेशन ऑफ द ओवर एक्सप्लोरेशन इज व्हेन अ लिविंग रिसोर्सेज इज रिमूव्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यानी बेटा जितने भी लिविंग रिसोर्सेज होते थे एनवायरनमेंट में वो सारे क्या हो गए, खत्म हो गए, रिमूव, अलग हो गए। एज द रेट फास्टर देन इट कैन बी रिप्लेस्ड, है ना, फास्टर एंड फास्टर जो है बहुत जल्दी जल्दी तरीके से क्या कर दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, जिसकी वजह से क्या है, स्पीशीज का क्या होने लगा है, यहाँ पे एक्सटेंशन होने लगा है, यानी कि स्पीशीज जो हैं खत्म होने लगी हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज, क्या होता है इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज, यानी कि बेटा इंट्रोड्यूस
है ना। इंट्रोड्यूस यानी कि जैसे कोई आप नए फ्रेंड से मिलते हो तो वो क्या है, आप ना उस खुद को उससे इंट्रोड्यूस कराओगे और वो आपको इंट्रोड्यूस अपना इंट्रोडक्शन दोगे, किसके बीच में, पुराने लोगों के बीच में। तो ऐसे ही इंट्रोड्यूस स्पीशीज यहां पर यानी कि कोई नई स्पीशीज इंटर हो रही है एग्जिस्टिंग स्पीशीज के बीच में, है ना। सो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एंडेमिक स्पीशीज. This is because new species may prey on and compete for resources and which the existing species. क्या देखा हमने कि environment में क्या है, कोई न्यू स्पीशीज जो है environment में क्या हो रही है, इंटर हो रही, कहाँ, एग्जिस्टिंग स्पीशीज के बीच में, ठीक है। सो यहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज यानी कि वो स्पीशीज जो ऑलरेडी वहां पर क्या है, पहले से हैं, है ना। एग्जिस्टिंग स्पीशीज के बीच में न्यू स्पीशीज इंटर होती है, तो बेटा उसको ना इस न्यू स्पीशीज को रिसोर्सेज के लिए क्या, अपने रिसोर्सेज के लिए कंपीट करना पड़ता है। क्या कंपीट करना पड़ रहा, किससे करेगी, विद द एग्जिस्टिंग स्पीशीज से। समझ लो कोई एनिमल, कोई लॉयन इंटर हो गया है, ठीक है, और ऑलरेडी वहां पर बहुत सारे एनिमल्स क्या है, लॉयन इंटर है, तो क्या वो उसको देंगे कि चलो ये ले लो, नहीं, उसे कंपीट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए अपने कॉम्पिटिटर से क्या है, कंपीट करना है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी न्यू स्पीशीज जो है अपने एग्जिस्टिंग स्पीशीज से क्या करेगी, रिसोर्सेज के लिए कंपीट करेगी, है ना। ये देखो यहाँ पर क्या है, इतने सारे एनिमल्स हैं, यहाँ पर कोई सपोज न्यू मेंबर क्या है, इंटर होता है, तो जो भी यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, क्या है, जो भी रिसोर्सेज हैं इस न्यू स्पीशीज को एक प्रकार से कहा जाए तो फाइट करना पड़ सकता है ना। एंड इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन, बेटा इकोसिस्टम जो है कैसे डिस्टर्ब हो जाता है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एन इकोसिस्टम आर ऑफन लिंक्ड टुगेदर, है ना। आपको पता है कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम यानी कि इस एनवायरनमेंट में क्या क्या एक साथ है, एनिमल है, प्लांट है, ह्यूमंस है, बहुत सारी चीजें एक साथ जो है मिलजुल कर काम करते हैं, है ना। लिंक्ड, क्या वर्ड समझिए, लिंक टुगेदर, सारे जो है एक चीजें एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड हैं। Then this link might be food chain, the pollination of plant by insect. आप पढ़ते हो साइंस में, है ना, कि जो पॉलिनेशन होता है, क्या होता है, पॉलिनेशन किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट्स के द्वारा होता है ना। तो हम ये फूड चेन कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले कि कैट एंड बर्ड्स आर द शेल्टर द प्लांट प्रोवाइड फॉर सर्टेन एनिमल, है ना। प्लांट क्या करता है बेटा, हैबिटेट देता है ना। अगर देखो ये प्लांट ने क्या दिया है, ये फॉरेस्ट ने इन एनिमल्स को क्या प्रोवाइड किया है, शेल्टर प्रोवाइड किया है ना। इसके पहले जो पिक्चर लगी थी उसमें भी बर्ड्स को क्या है, शेल्टर दे रहा है। बिकॉज ऑफ दिस लिंक्ड रिडक्शन, क्या है, रिडक्शन, समझिए। In this population of one species can affected by the pollutions of the other species, है ना। तो इससे आप यहां समझिए कि ये फूड चेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो फूड चेन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने पढ़ा है ना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बेटा आपने पढ़ा है कि प्लांट अपना खाना जो है खुद बनाता है। अब ये बताओ इसके बाद ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, फ्लावर से और ट्रीज से उनको खा लेते हैं, ठीक है। अब इनको किसने खाया, एनिमल, ये फ्रॉग वगैरह अदर एनिमल खा लेते हैं, है ना। फिर इस अदर एनिमल को किसने खाया, ईगल आया, उसने खा लिया। यहां पर सेम ऐसे ही क्या है, डीर ने क्या खाया, हिरण ने पेड़ पौधे पत्ते खाए, ठीक है। स्नेक ने क्या खा लिया, इसको खा लिया। स्नेक को कौन खा लेगा, ईगल खा लेगा, है ना, ईगल। और ईगल को कौन खाएगा, आंसर करो आंसर। तो ईगल को कौन खाएगा, टाइगर। टाइगर क्या करता है, इस ईगल को खा लेगा। तो ये बेटा फूड चेन कहलाती है, यानी कि ये जो मतलब बड़े जो एनिमल है अपने से छोटे एनिमल्स को खा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फूड चेन है। अगर ये बताओ इसमें से कोई एक भी गायब हो जाएगा, सपोज मैं बोलूं कि ईगल यहां से गायब हो गया, है ना। तो अब ये बताओ कि ईगल अगर गायब हो जाएगा तो इसकी पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी,
बढ़ जाएगी, इसकी पॉपुलेशन क्या हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब टाइगर बोलता है कि मैं स्नेक नहीं खाता, मैं स्नेक नहीं खाता, है ना। सो ये कॉन्सेप्ट जो है फूड चेन है कि अगर इसमें से एक भी स्पीशीज जो है गायब हो गई तो उसके ऊपर वाली स्पीशीज को खाना नहीं मिलेगा, है ना, ऊपर वाली स्पीशीज को खाना नहीं मिलेगा। तो यही कॉन्सेप्ट जो है फूड चेन, है ना। इट इज द लीनियर सीक्वेंस शोइंग हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिशन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर इन इकोसिस्टम। यानी कि सबसे पहले देखो ये क्या है, एक लीनियर कॉन्सेप्ट है। लीनियर कॉन्सेप्ट यानी कि, है ना, ऐसे भाई ये क्या है, यहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, यहां पर इंसेक्ट आ रहे हैं, है ना, ये खा रहे हैं। इंसेक्ट को किसने खाया, फ्रॉग ने खा लिया, या फिर जो है कौन था, स्नेक, ठीक है। अब इसको कौन खा रहा है, ईगल बैठा, ईगल खा लिया। ईगल को किसने खाया, टाइगर ने खा लिया, है ना। तो क्या देखा, ये जो है ना न्यूट्रिशन, आपको पता है कि खाना पीना खाने जो हम फूड ऑब्टेन करते हैं उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिशंस मिलते हैं। तो ऑफ कोर्स यहां पर भी न्यूट्रिशंस और एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर ऑर्गेनिजम्स। डोडो क्या होता है, बेटा डोडो, है ना, ये देखो आप हो, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, डाउट आ रहा है ना। सो वीडियो को थोड़ा सा रुक रुक के बार बार देखना, उसे समझ में आ जाएगा। डोडो, डोडो बेटा एक ऐसा वर्ड होता है जो कहां मिलता है, दैट वॉज एंडेमिक एट आइलैंड ऑफ मॉरिशस। डोडो आपको देखो इस अफ्रीका के पास, ये है डोडो। ये कौन है, ये जो है डोडो एक ऐसा वर्ड है जो कि यहां पर इंडियन ओशियन के पास, यहां पर मॉरिशस है। क्या है, अफ्रीका, अफ्रीका की यहां पर इंडियन ओशियन के पास क्या मिलेगा आपको, मॉरिशस मिलेगा। तो वहां पर डोडो जो है पाया जाता है। द एक्सटेंशन ऑफ डोडो ऑल्सो हैड एन इम्पैक्ट ऑन द ट्री ऑन द मॉरिशस आइलैंड। अब डोडो भी बेटा क्या हो रहा है, एक्सटेंशन, वो भी गायब होने वाला है, विलुप्त होने वाला है एक प्रकार से, है ना। है ना, साइंटिस्ट हैव फाउंड आउट दैट देयर इज द स्पीशीज ऑफ अ ट्री इन द मॉरिशस। यानी साइंटिस्ट, मॉरिशस के साइंटिस्ट ने देखा कि वहां पर ना क्या है, कुछ स्पीशीज मिली हैं, प्लांट की, कुछ ट्रीज की स्पीशीज मिली है जो कि कितने साल पुरानी है, उस ट्रीज की स्पीशीज मिली है। यानी कि मोर हुज सीड हैड स्टॉक जर्मिनेटिंग 300 ईयर अगो, आज से 300 साल पहले वहां पर उस ट्रीज के सीड्स मिले हैं। माइग्रेशन, बेटा माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन यानी कि एक जगह से किसी दूसरे जगह पर चले जाना, है ना, फूड के लिए, किसके लिए, भोजन पाने के लिए किसी दूसरी जगह पर चले जाना और फिर उसके बाद वापस से वहां पर आ जाना, वो चीज क्या कहलाती है, माइग्रेशन कहलाती है। सो माइग्रेशन क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ अ स्पीशीज ऑफ एनिमल बर्ड फ्रॉम द प्लेस वेयर इट हैज बीन लिविंग टू अ न्यू एरिया। यानी कि फूड रिसोर्सेज के लिए किसी दूसरे जगह जाना, न्यू प्लेस पे जाना, वो क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है ना। ये देखो क्या है, बर्ड्स ना हमेशा माइग्रेशन करते रहते हैं, ठीक है। और ये हो आप जो कि सब कुछ कहानी स्टोरी को सुन रहे हो। देन रिटर्न जर्नी बैक टू द ओरिजिनल होम, फूड लेके वापस से कुछ टाइम के बाद, है ना, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वहां से वापस आ जाना। When animal and bird migrate, it's usually to find abundant food, है ना, बहुत सारा फूड जो है क्या कर लिया, ले लिया, एंड फ्लेवर प्लेस टू ब्रीड, फिर अपने जो है वापस होम प्लेस पे आ गए और फिर वापस क्या है, ब्रीड, खाना पीना शुरू कर दिया। एनिमल्स एंड बर्ड्स की स्पीशीज किसी न्यू प्लेस में जाना, किसके लिए, फूड रिसोर्सेज के लिए, एंड बहुत सारा फूड लेके वापस से अपने प्लेस में आ जाना, वो क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। चलिए अभी ना पता है, वाव देखो इसकी आईज कितनी शार्प दिख रही है, जैसे ऐसा लग रहा है कि ये आपको ही घूर रहा हो, है ना। हाँ बेटा, एनिमल्स की जो आईज होती हैं और उनका माइंड होता बहुत शार्प होता है ना। सो बर्ड्स हैव
much sharper eyesight and better visual memory of the ground clues than humans. Yes, हमसे ज़्यादा इनकी मेमोरी, इनका जो ब्रेन शार्प होता है और इनकी आईज जो है हमसे ज़्यादा शार्प होती है. In long distance flight, है ना, they appear to navigate with the help of the sun and star possibly. बेटा देखो, जैसे जब ये क्या कर रहे हैं, फ्लाइट है ना, उड़ रहे हैं आसमान में, तो ये बताओ इनके पास तो कुछ वो नहीं है ना, कि इनके पास मोबाइल तो है नहीं कि ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, है ना, इनको रास्ता तो पता नहीं होता. तो इसीलिए इनका ब्रेन और इनकी जो आईज होती है इतनी शार्प होती है कि नेविगेट, जैसे फ्लाइट उड़ती है, जो भी फ्लाइट्स हैं, हेलीकॉप्टर, इनके पास नेविगेट होता है ना, एक जो है टेक्निकल सिस्टम इनके पास होता है जिससे नॉर्थ साउथ इनको डायरेक्शन पता चल जाता है. बट ये क्या करती हैं, विद द हेल्प ऑफ द सन एंड स्टार से लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर लेती, वही इनका नेविगेशन होता है. ठीक है. देन कॉम्बिनेशन विद द रीडिंग ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अचीव्ड थ्रू एन इन्वॉल्व मैग्नेटिक कंपास, है ना भाई. ये समझो कि इतने सारे बर्ड्स हैं, इतने सारे बर्ड्स जो हैं क्या होते हैं, आपने देखा है कि इन इवनिंग दे रिटर्न वाइल देयर होम, वो अपने घर की तरफ क्या है, वापस से आ जाते हैं, है ना. तो कैसे आते हैं, रास्ता तो उनको मालूम नहीं होता, बट किसकी वजह से, अपने आइज और शार्प माइंड की वजह से. यानी कि इनके पास एक रीडिंग स्किल्स होती है, जो कि वो रीडिंग स्किल्स कैसी होती है, एक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के जैसे, कैसे, एक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के जैसे, जिससे कि वो एक लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर लेती हैं, अचीव कर लेती हैं ना, थ्रू द मैग्नेटिक कंपास. ओके, उसके थ्रू ये अचीव कर लेती हैं. विच इज टिनी मास ऑफ द टिश्यू, जो कि इनके ब्रेन में छोटू सा क्या होता है, टिश्यूज होता है. एंड बिटवीन द आईज एंड द ब्रेन वर्ड्स, यानी यहाँ पर ये इनकी आईज और यहाँ इनका ब्रेन होगा, तो यहाँ पर इनके पास एक छोटू सा टिश्यूज होता है, जिसकी वजह से ये सब कुछ जो है क्या कर लेती हैं, पहचान लेती हैं. रिफॉरेस्टेशन, यानी कि बेटा पेड़ को काट दिया, अब वापस से पेड़ को लगाना, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री, दैट इज कॉल्ड द रिफॉरेस्टेशन कहलाता है ना. रिफॉरेस्टेशन, देखो ये आपकी ड्यूटी है कि आप जो है अपने घरों में भी प्लांट जो है लगाएं. क्यों? क्योंकि प्लांट कितने हेल्पफुल होते हैं, ऑक्सीजन देते हैं वगैरह वगैरह, आपको पता है ना. सो प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज क्या कहलाता है, रिफॉरेस्टेशन कहलाता है. इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग एरिया ऑफ द फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्टेड, है ना. क्या करना भाई, फिर से उसे फॉरेस्ट में बनाना, एंड बट हैव बीन डिफॉरेस्टेड, है ना. क्या हो गए, पेड़ पौधे कट गए, वापस से उस वहां पर पेड़ पौधे लगाना, और अदरवाइज रिमूव्ड और डिस्ट्रॉय, है ना, जो कि खत्म हो चुके हैं पेड़, तो वापस से वहां पर न्यू प्लांट्स को लगाना. प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज जो है वो क्या डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. रिसाइकिल, बेटा है ना, हर चीज जो हमें क्या करनी है, रिसाइकिल करनी है. रिसाइकिल ऑफ पेपर, यानी कि आपको पेपर का रिसाइकिल करो. क्यों? आपको पता है ना कि पेपर जो है कहाँ से आते हैं, ये सारे पेपर जो आते हैं कहाँ से, ट्रीज से. यानी कितने सारे ट्रीज को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है. तो इसीलिए इनका रिसाइकिल करो. रिसाइकिल करोगे तो ये ट्रीज जो है क्या है, काटे नहीं जाएंगे, पेड़ काटे नहीं जाएंगे. ठीक है. सो रिसाइकिल ऑफ पेपर. पेपर रिसाइकिल क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग वेस्ट पेपर. क्या है, वेस्ट पेपर की रिकवरी की जा रही है यहाँ पे, एंड मेकिंग इनटू न्यू पेपर. यस ऑफ कोर्स, है ना, वेस्ट से क्या है, न्यू पेपर को क्या है, बनाया जा रहा है. देन प्रोडक्ट पेपर सुटेबल फॉर रिसाइकिल इज कॉल्ड द स्क्रैप पेपर, यानी कि वेस्ट पेपर से न्यू पेपर को बना लेना, जिससे कि क्या बेटा, इसे ही रिसाइकिल पेपर कहते हैं. देन टुडे 90% ऑफ द पीपल इज मेड फ्रॉम वुड. ठीक है, वही पेपर कहां से आता है, वुड यानी कि लकड़ी यानी कि ट्रीज से आता है. पेपर प्रोडक्शन अकाउंट फॉर द about 35% of the field tree recycle of newsprint, therefore save a lot of wood, है ना.
बेटा अगर हम पेपर रिसाइकिल करेंगे तो ये क्या करेगा कि सेव अ लॉट ऑफ वुड, बहुत सारे लकड़ियां क्या है सेव होगी, यानी कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे। कट पेपर प्रोडक्शन अकाउंट्स ऑफ 35% परसेंटेज ऑफ फील्ड ट्री रिसाइकिल ऑफ न्यूज प्रिंट। बेटा पेपर यानी कि वही रिसाइकिल प्रोसेस करने से क्या होगा, यहाँ पर पेपर का रिसाइकलिंग कर दिया गया है ना, न्यूज प्रिंट, न्यू पेपर को रिसाइकिल करके नए पेपर बना दिए गए, जिससे कि क्या होगा, सेव द लॉट ऑफ वुड, जिससे कि लकड़ियां जो हैं सेव होगी, यानी कि ट्रीज जो हैं नहीं काटे जाएंगे, है ना। ये जितने पेपर्स हैं क्या हो रहे हैं, ये रिसाइकिल हो रहे हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग टिल द एंड, कीप लर्निंग एंड स्टे क्रूशियस, है ना। बेटा चैप्टर आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ये चैप्टर आपका एक्चुअल में बहुत ही लेंदी था, है ना, तो इसे हमने बहुत ही इजी तरीके से डील किया है। और जो भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मुझसे। एंड enjoy your days, लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, है ना। और नेक्स्ट वीडियो किस पर है तो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताएं।